नमस्कार दोस्तों, एक परिचय श्रृंखला के एक महत्वपूर्ण दर्शन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, माफ़ी चाहता हूँ, समय के अभाव के चलते ये वीडियो एडिट नहीं कर पाया था, जो कि ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुकी है। लेकिन फिर भी इससे पहले वाला भाग आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया था, इसके लिए आप सभी का विशेष धन्यवाद। आप लोगों की विशेष मांग पर हमारे गांव का इतिहास पार्ट 2 आपके सामने लाने की एक कोशिश की है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर कीजिए और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरी आने वाली जानकारीपूर्ण वीडियोस आप सभी को मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। सिमीनरोल गांव की तीर की बाखली से सुबह की सभी को नमस्कार और आप सभी को धनतेरस पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप सभी के परिवार के लिए ये त्योहार सुख शांति और समृद्धि लेकर आए। और हम देख रहे हैं सबसे पहले, हाँ जी, और हमारे भाई गिरीश टंगड़िया जी फूलों की माला की तैयारी करते हुए। हाँ जी, आज सुबह क्या आया ध्यान में? ये आज है हमारे धनतेरस आज। अच्छा, इन फूलों की माला बनाई जाएगी। अच्छा, ये देखिए, पारंपरिक गांव में हम लोग बाजारों से मालाएं खरीदते हैं 50 रुपए की, 100 रुपए की, लेकिन हमारे वहाँ प्रकृति ने हमको ये वरदान दिया है, हमारे घर के आंगन में ही वो फूल खिलते हैं जिसकी हम माला बनाएंगे। और देखिए सामने पर्वतराज हिमालय, बिल्कुल धवल चोटियाँ, उसकी कितनी शानदार हम लोगों का स्वागत कर रही है इस सुबह का। और हमारे चाचा जी ये साफ सफाई करते हुए। पहला ब्लॉग मैं बता दूं आपको, पहला ब्लॉग हमने यूट्यूब में पोस्ट कर दिया है और दूसरे ब्लॉग की ये शूटिंग हो रही है, उसको आप देख सकते हैं, वो अवेलेबल है यूट्यूब पे। चाचा जी, हाँ जी, क्या है इस बार? ये क्या गुड्डू बने हुए हो? कैसे बने हुए गुड्डू? मतलब क्या करें, बनना पड़ता है, दिवाली है। अरे बिल्कुल जवान बने हो आप तो आज। अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और अभी ये हमारी बाखली है तीर की, देखिए हमारे पुरखों की बाखली है ये सबसे पुराना मकान हमारे पुरखों का ये वाला है। मैं आपको बताता चलूं, इस मकान में हमारे जो ग्रैंडफादर के फादर थे, स्वर्गीय श्री गंगाराम जी, वो आए थे अपने हमारे परदादा जी को और उनके उन भाइयों को लेकर के। तो यहीं पर उन्होंने अपने परिवार को पाला था, यहीं पर उन लोगों ने अपने यहाँ पर गांव को बसाया था, इसी घर में से। तो ये हमारे लिए एक हिस्टोरिकल स्मारक जैसा है ये घर हमारे लिए। और उसके बाद ये वाला घर जो हमारा है, मेरा घर है ये वाला उसके बाद बना था। मेरा और ये चाचा जी वाला घर है, ये उसके बाद बना था। हाँ जी सर, ये वाला उसके बाद बना था ना? हाँ जी, ये इसके बाद ये वाला बना था। और उसके बाद फिर ये स्वर्गीय जगन्नाथ बड़बाजू का वाला बना था। ठीक है, ये हमारे हेम चाचा जी का घर है वो, लेकिन अभी बाजार है, आज शाम तक पहुंच जाएंगे वो। और हमारी तीर की बाखली भी गुलजार हो जाएगी। कल हमने आपको मात की बाखली का बनाया था, वो वीडियो अवेलेबल है। और साफ सफाई करते हुए सुबह की तैयारी सब लोग। अभी बाकी और लोग मेहमान भी पहुंचने वाले हैं जो हमारे घर के सदस्य हैं। शाम तक हो सकता है पहुंच जाए, दिन तक पहुंच जाए। और दूसरे तो गायब हो गए। हाँ, वो थोड़ा बाल बनाने गए हैं, बता रहे हैं कि वो बाल बनाने गए हैं वीडियो के सामने। वो सोच रहे हैं कि हम बाल बना के आएंगे। वो बाल बना के आ रहे हैं हमारे चाचा जी, वो मुंह धो के और बाल बना के आएंगे। वो कह रहे थे चेहरा अच्छा नहीं आया है। चलिए ठीक हो गया। ये देखिए पर्वतराज हिमालय अपनी धवल चोटियों के साथ धनतेरस की सुबह का स्वागत करते हुए। हाँ जी, हो गई तैयारी। और देखिए हमारे गिरीश भाई ने तो आज गोवर्धन पूजा के दिन हमारे भाई प्रकाश चंद पांडे पप्पू भाई की प्रेरणा से आज हमने मंदिर में, अपने भगवती मंदिर में सुंदर कांड का आयोजन करवाना निश्चित किया है। तो उसी क्रम में सभी लोग आ चुके हैं। सभी लोग बाजार से, हमारे हेम चाचा भी आ चुके हैं, चाची भी आ चुकी हैं और हेम चाचा भी, सभी लोग आ चुके हैं। और इसके बाद हम सुंदरकांड आरंभ होगा। सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुव महामुने। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कूसमांडेति चतुर्थकं, पंचमं सकंदमातेति, षष्ठमं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरी द्विजाष्टमं, नवमं सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता,
ओम दुर्गा माताय नमो नमः। अब शुरू कर लेते तो दोस्तों क्षमा चाहूँगा, इस सुंदरकांड का पूरा लाभ आप सभी को नहीं दे सका, क्योंकि हम लोग सब मोबाइल अपने अपने ऑफ करके सुंदरकांड पढ़ने बैठ गए थे, तो इसलिए वीडियोग्राफी संभव नहीं हो सकी। तो वीडियो के पहले भाग में मैं बड़े चाचा जी गिरीश चंद पांडे जी द्वारा हमारे परिवार का संक्षिप्त इतिहास बताया गया था, जो कि मेरी पहली वीडियो में उपलब्ध है। लेकिन हम लोगों के इस प्रवास का इतिहास जो है काफ़ी लंबा है, तो थोड़ा और विस्तृत रूप में इसकी जानकारी दे रहे हैं हमारे छोटे चाचा जी श्री हेमचंद पांडे जी। अब ऐसा हुआ, हम लोग जो इस नरगोल में हम लोग जब हमारे जो पूर्वजों के मुंह से हमने सुना है, क्योंकि हमारे जो दादाजी नदराम जी और महेश्वर दत्त जी और एक दादाजी, उनकी हमारी कोई निसंतान रहे, तो तीन भवानी दत्त जी नाम था उनका। तो वो तीन लोग छुटपन में आए यहाँ पर कहते हैं, और अपने मम्मी, ये बात है कि अपनी मम्मी पापा के साथ वो आए होंगे, वो वृद्धावस्था में आए होंगे। सन क्या रहा होगा? सन मुझे लग रहा है ये 1895 के बाद और 1905 से पहले जो स्थितियां लगती हैं तब की स्थितियां हैं। तो हम लोग शुरुआत में तो हमें हमारे जो पूर्वजों ने बताया कि हमारा गांव ग्युआड़ गांव बताया गया। अब जो उस गांव में अब कोई व्यक्ति नहीं रहता है, यानी इसको कहते हैं आजकल उस गांव में अब कोई व्यक्ति नहीं रहता है, मतलब हमारी शाखाएं वहां से टूट गई, समझ लीजिए। जी हाँ। तो हम लोग यहाँ से आए इधर आगर नामक स्थान पर। 1-2 साल हम, हमारे जो पूर्वज हैं, आगर नामक स्थान पर रहे, और परिवार का भरण पोषण बढ़िया ढंग से नहीं हो पा रहा होगा। तो उस वक्त यहाँ के ये टंगड़िया फाट के जो पुरोहित लोग, ये नाकोट के लोहनी लोग हुआ करते थे। तो एक प्रेम वल्लभ जी जैसा कोई नाम उनके परिवार में कहा जाता है। तो प्रेम वल्लभ जी आदि इन लोगों की ये जजमानी हुआ करती थी। उन्होंने ये गांव उनको दान किया हुआ था, उनको ये भूमिदान किया हुआ था ये गांव। और टंगड़िया लोगों ने ये कहा था, ये किंवदंतियां हैं, हाँ, कि इस गांव की मिट्टी भी हमें लगे तो हम इसको झाड़ लेंगे। क्या बात है? हाँ, इस गांव का हम कुछ भी यहाँ से कुछ भी लेके नहीं जाएंगे, ये टंगड़िया लोगों ने कहा था। और जब उसके बाद अब उनका नाकोट से यहाँ की दूरी कम से कम 6-7 किलोमीटर, करीब 8 किलोमीटर करीब होता है। उनका यहाँ से आवागमन नहीं हो पाता था, गांव बंजर जैसा पड़ने लग गया। तो उन लोगों ने हमारे पूर्वजों से निवेदन किया कि आप इस गांव को वो कीजिएगा, और हम आपसे इसका कोई भी मोल भी नहीं लेंगे, और आपसे हम कुछ इसका लेंगे भी नहीं। लेकिन 2-3 साल के बाद, जैसे हमारे पिताजी कहते थे, हमारे सबसे बड़े ताऊ जी मनोहर ताऊ जी कहते थे कि 2-3 साल के बाद वो प्रेम वल्लभ जी जो थे वो यहाँ पहुंच गए। अच्छा। तो उनकी कहा, यार तुम्हारे पास जबान है, क्या हो तुम उनको जो भी शब्द भाषा जो भी शब्द उनके लिए कहे गए, और वो नहीं माने। उनका या तो खाली करो और या तो फिर इसका मोल दो, या तुम खाली करो। तो उन लोगों ने उनकी कुटाई लगा दी, उनको मार दिया। ये सच्चाई है, उनको मारा। वो अपने यजमानों के पास गए, और यजमानों के पास गए तो यजमान लोगों ने तो देखा था नहीं, और ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान था। तो तत्कालीन लोगों ने ये कहा कि देखो, आप भी ब्राह्मण हैं, और आप शुरुआत में इनको मित्रता के रूप में आपने यहाँ पर बसाया है, अब हम इनको यहाँ से भगा नहीं सकते हैं। हाँ, आपको मारा है, आपकी गवाही हम कोर्ट में देंगे। उनके सामने तो घटना हुई नहीं थी, तो झूठी गवाही देने के लिए अल्मोड़ा कोर्ट में चले गए। अल्मोड़ा कोर्ट में गए,
और अल्मोड़ा कोर्ट में जाने के बाद अंग्रेज जज हुआ करते थे। अंग्रेज जज ने उनसे पूछा भाई मामला क्या है मामला। उन्होंने कहा साहब ये जो गवाह जो लोग थे उनसे पूछा क्या था। उन्होंने कहा साहब ये जो प्रेम वल्लभ को मार रहे थे इनके ये जो पुरुष हैं और इनकी पत्नियां फांचन को फांचा शब्द ये फांचन को फांचा लूट करके ले जा रही थी। और अंग्रेज जज ने थोड़ी देर तक वो मुंह में अपनी जो उनकी जो जज की कलम होती है मुंह में उन्होंने लगाया। हमारे ये पूर्वजों से सुनी हुई बात है और इस बात में बिल्कुल पूर्णतः सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई, इसमें कोई वो नहीं है। तो अंग्रेज जज ने उसको पेन पर लगाया और उन्होंने कहा कि ये जो मामला है, ये मामला जो केस है मुझे झूठा लगता है। क्यों ये मुझे झूठा लगता है? इसलिए झूठा लगता है क्योंकि एक प्रेम वल्लभ पर एक फांचा हो सकता है। अच्छा। कितने फांचे थे प्रेम वल्लभ पर? अच्छा। हाँ, प्रेम वल्लभ पर कितने फांचे थे और केस उन्होंने डिसमिस कर दिया। और उसके बाद फिर उन लोगों ने हमें फिर यहाँ से कहा कि आप तुम्हारे साथ कोई मतलब नहीं रहा। फिर उन्हें अपनी जो संपत्तियां थी इस गांव की, ये यहाँ के जो जैसे सिनरा कोट से लेके आए, सिनरा कोट हॉलबाग से, हाँ हॉलबाग के पास पड़ता है सिनरा कोट, वहां से लेके आए, इधर उधर से लोगों को लेके आए, गांव में बसा दिया। इवन देन हमारे घर के ये समझो कि 20 मीटर की दूरी पे ये लोग यहाँ इसको छोड़ के जाए करके अनुसूचित जाति के लोगों को, क्योंकि उस वक्त बड़ा भेदभाव उनके हुआ करता था उनके साथ में, ये लोग यहाँ से छोड़ के चले जाए करके। लेकिन अब पूर्वज तो अपना जो मूल था वो छोड़ चुके थे, वहां जा नहीं सकते थे और यहाँ उन्होंने अपना एक बना लिया था ठिकाना। तो बड़ी उन्होंने तो उस वक्त फिर जो जमीनें थी उन्होंने फिर उनको बेची, उनसे फिर हमने खरीदी। यदि उन्होंने वो खेत 10 रुपए में उनको बेचा है तो उस खेत हमने उनको 15 रुपए में वो खेत हमने खरीदा उनसे। तो इस प्रकार कम से कम हमारे पिताजी लोगों ने, जो हमारे पिताजी 7 भाई लोग हमारे पिताजी लोग हुआ करते थे बाद में, तो उनमें से 3-4 भाई गवर्नमेंट जॉब में थे और 3 भाई घर पे थे। और उन्होंने बिनसर में भी एक बिनसर की भी एक बिनसर की स्थितियां भी उस समय कुछ सामने आई। हमारे जो हमारे दादाजी थे महेश्वर दत्त जी, उनको वो अपने बच्चों के साथ रहते नहीं थे, वो उनके अपने जोगियों के साथ ही उनका रहना था। तो जो बिनसर में जो 16वीं या 15वीं शताब्दी का जो मंदिर बना है, उस मंदिर में उनने कहा कि भैया तुम इसमें दियाबाती करना, इसमें दियाबाती करना। और वो दियाबाती बाद में वो उनके नाम पर ही वो जमीन कर गए। फिर कुछ और एक कहानी और है उसके पीछे, कोई चांद सिंह नामक कोई खरगांव गांव के ठाकुर थे। तो चांद सिंह ने वो उनकी जमीन वहां से कब्जानी शुरू कर दी। 20 नाली तो बल्कि कब्जाई भी थी, बाद में फिर उनको बेचनी पड़ी। फिर हमारे जो बड़े ताऊ जी थे, हमारे मनोहर ताऊ जी, उनके पास आए। उन्होंने कहा कि भाई, उन्होंने कहा हम तो आपके साथ क्यों करें, एक दूसरी कहानी है, दूसरी कहानी है इसके पीछे। तो फिलहाल हमारे पिताजी लोगों ने करीब करीब इस गाँव में 250 नाली जमीन खरीदी। उस जमाने में 250 नाली जमीन खरीदे। उन्होंने इघतिया खरीदा, उन्होंने सीमी खरीदा, उन्होंने नरगोल खरीदा और 250 नाली जमीन खरीद करके एक अपना यहाँ पर वो बना लिया। और आज सुखद बात है कि हमारे इसी जो परिवार से, हमारे ही परिवार में जो हमारे सबसे छोटे जो चाचा हैं, पीलीभीत में रहते थे, उनके जो सबसे बड़े बेटे हैं वो एयर कमांडो रिटायर हुए हमारे परिवार से। ये हमारे परिवार की स्थितियां आज हमारे परिवार को एक समृद्ध परिवार में गिना जाता है। गरीबी हमारे परिवार में ना के बराबर है, हमारे परिवार में गरीबी ना के बराबर है। ये हमारे पूर्वजों का प्रताप है और ये हमारे पूर्वजों का उनका जो कर्म है, उन्होंने कर्म किया है, उस कर्म की बदौलत हमारे पूर्वज इस लेवल तक, और आज उनकी बदौलत हम भी एक जो गरीबी का जो दाग है वो हमारे परिवार पर नहीं है, ना के बराबर है। और हम लोग गरीबी का दंश हम लोग नहीं झेल। तो इस प्रकार बाकी हमारे जो एक हमारी एक बुआ सालम में गुरानी लोगों में है और दूसरी बुआ हमारी इधर लौडियार कहते हैं, लौडियार में जोशी लोगों में है। और उनके जो बुआ के हमारे जो सालम वाली बुआ है, उनकी फैमिली तो सब वो हल्द्वानी में, उनका अच्छा कारोबार है, बहुत बढ़िया। उनके अपना डंपर वंपर चलते हैं और उसका ये भूमि का बिजनेस भी, ये भी उनका काम चलता है। और जो हमारी जो छोटी बुआ है, छोटी बुआ के भी जो परिवार की स्थिति बहुत बढ़िया है। हमारे
भारत सरकार में मेरे बुआ के उत्तराखंड सरकार में चीफ कंजर्वेटर मेरे बुआ के बेटे रहे, हीरा वल्लभ जोशी जी, और उनके बेटे अभी अंडमान निकोबार जो उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, और पहले वो भारत के नौसेना के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और इसके अलावा जो हमारे दूसरे नंबर के उनके भाई साहब एक और थे, हरीश चंद्र जोशी जी, वो हाइडिल में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रहे। और एक भाई साहब जमुनादत्त जोशी जी भी हाल में एक्सपायर हुए हैं, बरेली रहते थे, तो वो IBRI में डॉक्टर हुआ करते थे। और इस मतलब ये हमारी परिवार की जो एक भाई साहब हमारे घर में अपने लौडियार गांव में जजमानी किया करते थे, श्री कृष्ण जोशी उनका नाम था। तो हमारे परिवार ने बड़ी उन्नति की, और शायद ये नरगोल की जो मिट्टी है, इस मिट्टी का और जो हमारे पूर्वजों का जो उन्होंने इस तपस्या की, उस तपस्या का हमें अवश्य प्रसाद मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे मेरे सेकंड लास्ट दादाजी, स्वर्गीय मेरे सबसे सेकंड लास्ट दादाजी जगन्नाथ पांडे जी के सुपुत्र मिस्टर हेमचंद पांडे जी। तो इन्होंने पूरी तफसीलवार बताया हमें हमारे परिवार का पांडे प्रवास, जो मैंने पिछली वीडियो में आपका जिक्र किया था, पांडे प्रवास। तो हमारा पांडे प्रवास की क्या कहानी थी, क्या इसके पीछे हमारी हिस्ट्री थी, क्या स्टोरी थी हमारी, किन परिस्थितियों में हमको यहाँ पर आना पड़ा, हमको यहाँ पर रहना पड़ा। और कभी कभी लोगों द्वारा संकित मंशा से इस प्रश्न पूछा भी जाता है हम लोगों से कि आप लोग यहाँ कैसे, जो हमारा मूल है। तो ये बहुत अच्छी तरह से बताया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आगे जुड़े रहिए इस वीडियो में, और भी लोगों से मैं आपका तारुफ करवाऊंगा। और यहाँ पर महाप्रसाद और आलू चाय का अरेंजमेंट है। सुंदरकांड के बाद हमारे चाचा जी सुरेश पांडे जी रसोई की जिम्मेदारी संभालते हुए, हमारा प्रकाश भाई ये उनका सहायक की भूमिका निभाते हुए। और आज बग्वाली के दिन, गोवर्धन पूजा और बग्वाली आज एक ही दिन है। तो चूड़ कूटते हुए परंपरागत हमारे पहाड़ पे ये परंपरा है, धान को भिगा करके उसको भून के ओखली में कूटा जाता है। ये हमारी ओखली है, इसमें कूटा जा रहा है। 2 से 3 महिलाएं इसको एक साथ मिलकर कूटती हैं, और उसको फिर अगले दिन, कल के दिन उसको सरों में चढ़ाया जाता है। उसे चूड़ कहा जाता है, चिवड़ा, जिसको हम प्लेन्स में चिवड़ा कहा जाता है। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, आप थक रहे हैं? हाँ चाची, हाँ चूड़ कूट। ये देखिए, ये चूड़, ये आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, वर्तमान पीढ़ी है, वो इस चीज को भूल न जाए, इसलिए जरूरी है हमारी परंपराओं को जानना कि इस तरह के कैसे सयानी महिलाएं और ये चूड़ को भूनती हैं। उसके बाद उस चूड़ को ओखल में रख के इस तरह से कूटा जाता है। ये देखिए, ये चिवड़ा आ गया। इसके बाद कल को इसको सर में रखा जाता है, और अन्नकूट पूजा की तैयारी, और इससे लंबी दीर्घायु की और सुख समृद्धि की कामना की जाती है। यह है हमारे पहाड़ की परंपरा। ये दिवाली के तीसरे दिन मनाया जाता है, लेकिन कल ग्रहण था, कल का दिन लैप्स हो गया, इसलिए आज ये 2 पूजाएं एक ही दिन है, गोवर्धन पूजा और बग्वाली। हमारे वहां बग्वाली इसको कहा जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये आज की खास प्रस्तुति? मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और इंतजार कीजिए मेरी अगली वीडियो का। तब तक के लिए नमस्कार।